हड़ताल ने कहा कि गुरु क्यों आए हो, कैसे है, क्या है, प्राइवेट संबंध थे उससे भी। आपको विसाब भेजते तो आपको सुविधा ठीक मिलेगी। हमने कहा आपको तो दिया यार भेजा, विसाब नहीं था। विसाब भेजने के बाद तो वो जेल पुलिस थाने संख्या 2 पर भेज रहे थे, तो उनसे मिलना नहीं होता, तो तब देते DIR का सिलेक्शन किया और DIR में गए। आज की राजनीति में देखिए कि कारोबार भी है, धन भी है, धन का खर्च भी है, और जब धन के जो लाने के मार्ग हैं तो मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। 39 में वो संघ से जुड़े, बाद में जब विभाजन हुआ 47 में, तो कराची के सारे हिंदुओं को बाहर निकाल करके सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने कराची छोड़ी। अच्छा, तो वो 6 महीने के बाद घर आए थे। सबको जोड़ेंगे, चाहे हो संकट विकट घना, कर्तव्य डगर ना छोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जो जनता के सामने आई ही नहीं, ऐसी कहानियां जिनके कारण एक छोटा सा बीज जो 1925 में रोपा गया एक विशाल वट वृक्ष बन गया। लाखों लाख कार्यकर्ता जिस एक विचार और ध्येय को लेकर चले, आखिर वो विचार इतना आगे जन जन तक कैसे पहुंचा? बहुत से लोगों का समर्पण, बहुत से लोगों की निष्ठा, बहुत से लोगों का परिश्रम, बहुत से लोगों का पसीना, तब जाकर एक छोटा सा संगठन विराट संगठन का स्वरूप ले पाया। जिन लोगों के कारण ले पाया उन्हीं में से एक श्रीमान मधुसूदन जी व्यास आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। जालोर इनकी कर्म भूमि रही है मधुसूदन जी व्यास की। आइए जानते हैं। सबसे पहले मधुसूदन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना ये चाहेंगे संघ से पहला परिचय कब हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थिति बनी? कि संघ से परिचय मेरे परिवार से है जी। मेरे पिताजी 1939 में कराची में शेख बने। कराची में 1939 में जी। और वो कराची के नगर कार्यवाह रहे। अच्छा। तो अडवाणी जी उनके मित्र थे। तो अडवाणी जी को भी संघ से जोड़ने का काम उन्होंने किया। अडवाणी जी को भी उन्होंने जोड़ा। क्या नाम रहा पिताजी का? रघुनंदन जी व्यास। रघुनंदन जी व्यास जी। फिर वो राजस्थान में जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में रहे। तो संघ से परिचय तो उस समय से है परिवार का जी। तो जालोर पढ़ने आए गांव से। तो सारा शाखा का सामान घर पे ही था जी। प्रचारक भी घर पे अधिक समय रहते थे, तो उसके साथ खेलने के बाद शाखा पहुंच गए। कौन से दशक की बात रही होगी? सन कौन सा रहा होगा? कुछ 17 फरवरी 1960 को मेरी बहन की शादी हुई थी, बड़ी बहन की। और उसके महीने भर के भीतर मेरे को जालोर भेज दिया गया था, क्योंकि गांव में शैतानी बहुत करता था। अच्छा। और बहन की शादी के बाद मेरे को संभालने वाला कोई थे नहीं, कि घर में माता जी खेती के काम में थी, पिताजी राजनीतिक काम में घर पे आते ही नहीं थे। जालोर में किसके पास भेजा गया? पिताजी के पास। अच्छा, पिताजी जालोर रहते थे। तो मेरे अध्याल में कोई था नहीं। अच्छा। कि मेरी नानी जालोर आ गई थी। अच्छा। तो पिताजी दामाद थे, तो बात कर रहे क्या, तो मुझे एक मीडिएटर के रूप में जालोर भेजा गया। पढ़ाई भी हो जाएगी और नानी के पास रह भी लूंगा मैं। अच्छा अच्छा। क्या आयु रही होगी आपकी उस समय? 5 साल। 5 वर्ष के थे, उसी समय संघ की शाखा में जाना शुरू हो गया। शुरू में तो खेलों का एक आकर्षण रहता है बचपन में। शुरू में तो यार ये कोई हिंदू राष्ट्र या कोई सारी कोई विचार की तो बात होती भी नहीं है, बस खेलना है। 1 घंटे की शाखा और उसमें खेल, उस खेल के साथ जुड़ाव बढ़ता है, खेल के साथ कहानियां, चर्चा गट में या बौद्धिक में जो कहानियां सुनने को मिलती थी ना। जी जी। आज की तरह कोई सोशल मीडिया तो था नहीं। हाँ। अच्छा, पढ़ाई इतनी थी कि अक्षर याद भी हो रहा था। तो कहानी जो सुनने को मिल रही है जी। और बचपन में तो उस समय कहानियों का बड़ा बहुत चाव भी होता था सभी को, क्योंकि न कोई टीवी होता था, न मोबाइल था। तो शाखा में जो है खेल, और खेल के बाद में गीत होते थे, कहानियां जो होती थी, उनसे जुड़ाव बढ़ता गया। कब समझ में आया विचार यानी कि देखिए, वैसे तो शनै शनै हो जाता है, पता ही नहीं लगता है ना। विचार कब समझ में आया ये तो मैं नहीं कह सकता, और मैं ये कह सकता हूँ विचार आज भी समझ में आ गया, ये भी मैं नहीं कह सकता। ये थोड़ी दार्शनिक वाली बात हो जाएगी। दार्शनिक बात नहीं। देखिए कि संघ एक सतत चलने वाली विचारधारा जी। अपन उसको किसी एक उपक्रम में बांधे या एक शब्द में बांधे, ऐसा हो नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे कि व्यक्ति भी जीवन के साथ प्रगति या उन्नति करता रहता है, तो संघ भी एक संगठन में व्यक्ति की तरह चलता है। तो सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की जो बात अपन सब कहते हैं ना, ये
अभिव्यक्ति के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 30-35 वर्ष को मुझे पता लग रहा है कि ये शब्द पर प्रयोग क्यों करते हैं। तो एक बार दर्शकों को भी बता ही दिया जाए, जो आपके समझ में आ गया हमारे भी समझ में आ जाए थोड़ा। ऐसा है कि अटल जी की कविता है कि मेरा कण कण हिंदू, रग रग हिंदू, ऐसी कुछ कविता रग रग हिंदू मेरा परिचय जी। उसमें उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी को पराजित करके अपने अधीन नहीं किया। तो भारतीय इतिहास को जब आप देखेंगे तो दो भाग मिलेंगे अपने को, एक केंद्रीकृत व्यवस्था जी और एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, उसमें केंद्रीकरण नहीं है। चाणक्य को लोग बहुत महान कहते हैं, तो मैं एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते एक बात कहता हूँ कि चाणक्य की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल भी थी। उन्होंने सारी व्यवस्था को मगध के केंद्र के अधीन कर लिया था और मगध के कमजोर होते ही देश पर आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। ये केंद्रीकरण व्यवस्था, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पिछले 25-30 वर्षों में ये दिखने भी लगा है। नहीं, मेरी समझ में आने लगा, आपकी समझ में आने लगा है। लेकिन इस दौर में यदि हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो बहुत से लोग सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि संघ का जो विचार है उसको राजनीतिक क्षेत्र में जो दल जिस उसका प्रतिनिधित्व करता है, वहां की व्यवस्था जो है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोग तो कहते हैं कि वहां भी केंद्रीकृत व्यवस्थाएं महसूस हो रही। वैसे तो एक बात अपन ये कह सकते हैं, ये संघ अपने आप में केंद्रीकृत व्यवस्था है। एक चाल का दूसरे कहते हैं अपन, केंद्रीकरण हो गया। किंतु बस सबका विचार आज भी सुना जाता है और विचार सुनने की बात या शुरुआत कहाँ से होती है, मैं जैसा समझ पाया हूँ कि बैठक में व्रत निवेदन होता है। और व्रत निवेदन का मतलब कि अपने जड़ पर या जमीन पर क्या स्थिति है, क्या काम की क्या स्थिति है, ठीक बात। और उसके आधार पर आगे जो निर्णय होता है, तो निर्णय की पालना के लिए तो केंद्रीकृत है और बात कहने के लिए भी केंद्रीकृत है। तो निर्णय की पालना के लिए तो आप केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। संगठन के लिए जरूरी है, तो उसका अनुशासन उसी से तय निकलेगा। और बिना अनुशासन के तो संगठन चलता है, तो सरकार चलती है, तो सत्ता चलती है। चलिए थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, हम बात करेंगे फिर से आपकी वही जो संघ की यात्रा लगभग 1960 से जो प्रारंभ हुई, धीरे धीरे अध्ययन के साथ साथ तो सक्रियता भी बढ़ी होगी और सक्रियता बढ़ी होगी तो कुछ कार्यकर्ताओं ने संघ में जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर होते हैं उसके लिए भी चर्चा तो की ही होगी। कभी प्रशिक्षण हो पाए, नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए? प्रशिक्षण नहीं होने के कई सारे कारण है, कुछ कारणों की मैं व्याख्या नहीं करना चाहता। मैं किसान संघ में काम करता था, जयपुर में पढ़ता था मैं उस समय जी। मुझे प्रथम वर्ष में जाने का तय हो गया था हस्तीबंदी के तरफ से। तो किसान संघ के मेरे जो अधिकारी थे वो लक्ष्मण सिंह जी थे। तो मैंने कहा हस्ती जी ऐसा कह रहे हैं, आदर्श विद्यापीठ में जाना है, तो सुबह अपने को जैसलमेर का जैसलमेर ले गए। तो जैसलमेर काम के लिए जाना है तो प्रशिक्षण रहा नहीं। पर अब जानना ये भी चाहेंगे कि सीधे संघ की शाखा में काम करते करते किसान संघ में कैसे पहुंच गए? ऐसा है कि किसान संघ में यूं पहुंचा कि मैं परिवार की दृष्टि से किसान हूँ, आज भी किसान। अच्छा, खेती करते हैं? मेरे पास खेती की जमीन है, मैं खेती करता हूँ, खेती के बारे में मुझे जानकारी भी है अपने। और मेरी माता जी बहुत बड़ी एक्सपर्ट किसान थी। अच्छा। तो बीएससी करने के समय जेल में चले गए, जेल से तो एलएलबी करने के लोग जयपुर आ गए। जेल जाना हुआ आपातकाल के समय? आपातकाल के समय। उस समय बीएससी कर रहे थे आप? बीएससी कर रहा था, तो 2 साल का गैप पड़ गया, जयपुर आ गए तो एलएलबी करने लग गए। तो लक्ष्मण सिंह जी उसमें मेरे बात प्रचारक थे, तो बाकी सब लोग तो विद्यार्थी परिषद में जा रहे थे। मैंने कहा क्या करेगा, आपको वैसा कर लेता हूँ, तो मैं किसान संघ में आ गया। लक्ष्मण सिंह जी ने कहा तो किसान संघ में आप आ गए। कितने समय रहना हुआ किसान संघ में? मैं किसान संघ में 4 साल रहा। क्या क्या जिम्मेदारियां रही? प्रदेश कार्यालय के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं, बाकी सब वो सारी जिम्मेदारी थी।
संगठन मंत्री कौन थे उस दौर में, कुछ लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी किसान संघ में संगठन मंत्री थे। आपने भी बताया आपातकाल के समय जेल जाना हुआ, कितने समय रहना हुआ जेल में, कहाँ रहे? मैं जेल में जोधपुर जेल में रहा, जयपुर जेल में रहा। कितने समय रहना हुआ? मैं 4:30 पौने 5 बजे 5 बजे 5 मिनट। कोई अनुभव संस्मरण कोई उस समय का ध्यान में आ रहा है? जाना कैसे हुआ, कैसे गिरफ्तारी कैसे सत्याग्रह हुई? किया। सत्याग्रह करने का कारण बन गया था। हमारे जालोर के 2 अनुसूचित जाति के संशयक और वाल्मीकि राम जी और कुंदनमल जी दोनों जेल तो चले गए पहले सत्याग्रह करके। वो 5 लोग गए थे, 3 लोगों को तो पुलिस ने जोधपुर भेज दिया और 2 के ऊपर समाज का दबाव ये था कि भाई अपन तो इंदिरा गांधी के पीछे भगत है, तो उनको क्षमा भगवा करके किसी भी तरीके से बाहर ला करके ये प्रयास किया जा रहा था कि ये संघ के समर्थन में नहीं है, सोचने नहीं। तो मैं और मेरे एक मित्र प्रताप सिंह जी जो अहमदाबाद में है, एक मेरे मित्र किशोर साची अचोरा नाथद्वारा में है, तो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि इनको क्षमा मांगने से रोकना पड़ेगा। ये एक सीधी बात है कि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। ठीक बात है। लेकिन जब तक जेल में स्वयं नहीं जाएंगे तब तक इनको क्षमा मांगने से रोकना बड़ा कठिन काम है। मैंने कहा अपन मैं 10 मिनट के लिए मिलने जाते हैं जेलों से जैसे तैसे करके, और मैं कि उनके समाज के लोगों के पास सरकार का बल है और सरकार की छूट है तो 2-2 घंटे बात करते हैं। तो अल्टीमेटली यदि 2 घंटे 3 लोगों ने सत्याग्रह किया, मैंने, प्रताप सिंह जी ने और बिल्कुल किशोर ने। तो जो थानेदार थे उस समय, मेरे पिताजी पहले भी सब जा चुके थे जनसंघ के कारण जी। थानेदार ने कहा कि गुरु क्यों आए हो, कैसे है, क्या है, परवेक संबंध थे उससे। आपको विसाब भेजते तो आपको सुविधा ठीक मिलेगी। हमने कहा आपको तो DIR में जाना है, विसाब नहीं जाना। विसाब भेजने के बाद तो वो जेल पुलिस थाने से सीधा जोधपुर भेज रहे थे, तो उनसे मिलना नहीं होता। अब तो तब देते तो DIR का सलेक्शन किया और DIR में गए और उन दोनों को साथ जोधपुर लेकर गए। अच्छा। तो अपने काम में हम सफल हुए। आपने भी बताया कि पिताजी पाकिस्तान से यहाँ आए, जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में वो रहे, राजनीति का माहौल घर में था। और सामान्यतः आज के दौर में यदि हम देखते हैं कि परिवार में यदि प्रमुख जो है मुखिया यदि राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है तो परिवार के सभी लोग कहीं ना कहीं उसमें सहयोगी की भूमिका में रहते हैं, चाहे संगठन की राजनीति हो चाहे चुनावी राजनीति हो। आपके साथ वो स्थिति नहीं बनी? प्रत्यक्ष राजनीति में जाने की मेरी कभी इच्छा ही नहीं बनी। क्या कारण रहा? लक्ष्मण सिंह जी के साथ मुझे ये समझ में आ गया था कि प्रत्यक्ष राजनीति में अपन जाएंगे तो उसको 77 के बाद जो राजनीति का दौर आएगा उसमें व्यक्ति सत्यनिष्ठा और धर्मनिष्ठा से नहीं रह पाएगा। आज की राजनीति में देखिए कि कारोबार भी है, धन भी है, धन का खर्च भी है, और जब धन के जो लाने के मार्ग हैं वो मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं बैठते। अच्छा। इसलिए मुझे उससे प्रारंभ से प्रत्यक्ष राजनीति से उस समझ में आने के बाद मैंने अपने आप को दूर कर दिया, विरक्ति सी हो गई राजनीति से। अच्छा, पिताजी ने चुनाव लड़े? पिताजी ने 52 का चुनाव लड़ा। तब वो पिताजी की जीवन कहानी बहुत ज्यादा संघर्ष वाली है। अच्छा। 39 में वो संघ से जुड़े, बाद में जब विभाजन हुआ 47 में जी। तो कराची के सारे हिंदुओं को बाहर निकाल करके सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने कराची छोड़ी। अच्छा। तो वो 6 महीने के बाद घर आए थे। 6 महीने बाद में घर आए। यानी घर वालों को विश्वास नहीं था कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और हालात इतने गंभीर थे कि मेरी माता जी कहती थी कि कराची से जो ट्रेन में बैठा था वो लगभग 36 या 40 घंटे की यात्रा के बाद समदड़ी उतर के महिलाओं ने वॉशरूम की स्थिति देखी। कुछ बाहर तो पहले तो जो मुलाबाब से पहले तो नीचे जो महिला उतर गई वापस आई नहीं, वापस आए ही नहीं। इतना मारकाट और वो और सब। ट्रेन के डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि आदमी आगे बढ़ नहीं सकता, जहाँ बैठा वही बैठा रहना पड़ता था। और वो एक बात और कहती, संघ नहीं होता तो पाकिस्तान से हिंदू जिंदा नहीं लौटता। ये बड़ी बात है। और उस दौर की जो बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सी पुस्तकों में जिनका वर्णन है, कितना नृशंस हत्याकांड उस दौर में। यानी खून तो यानी कि देखने में कोई यानी सामान्य था हत्याकांड। वो यानी कि घर से निकलते निकलते आदमी मारे जाते थे।
जो आगे रेलवे स्टेशन आ रहे थे उनके साथ संघ का सोसाइटी चलता था। तब जाके कुछ सुरक्षित होने का सा भाव रहता था। तो आप लोग जब कराची से आए, मतलब पिताजी आपके कराची से आए 1947 में विभाजन के समय, 40 तो वहां से कहाँ आना हुआ? समदड़ी? नहीं, वहां से हम लोग हमारे काम आए, जो हमारा मूल काम था हरजी। मूल गांव कहाँ था? हरजी जालौर जिले में छोटा सा काम है। तो फिर वहां कराची क्या कामकाज के सिलसिले में रहते थे? पिताजी का भी परदादा यजमान वृत्ति के लिए गए थे। किस लिए गए थे? यजमान वृत्ति के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारे परिवार में यजमान वृत्ति शुरू से रही है। तो कराची गए थे। अच्छा, तो मेरे फिर मूल गांव में लौट कर आए? फिर वापस मूल गांव में आए। साल 1.5 साल में 2 साल में आते थे, पर उस वक्त कराची सेंटर था। फिर यहाँ आकर जिस तरीके से राजनीति में उनकी नहीं, सक्रियता यहाँ आने देखी? के बाद पिताजी सोजत में सरकारी स्कूल में अध्यापक बने। अच्छा। अध्यापक बनने के बाद उनके प्रधान अध्यापक पे आरोप लगाया कि आप संघ की शाखा में जाते हैं और ये ठीक नहीं है। उन्होंने बकायदा कहा मैं जाता हूँ, नौकरी से त्याग पत्र दिया। नौकरी से त्याग पत्र दिया, फिर खेती की? फिर नहीं, फिर वापस वो तो प्रतिबंध लग गया था, तब तक जेल चले गए। जेल से आने के बाद वो जोधपुर में रहे। अच्छा। तो जोधपुर में क्या है कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जयनारायण जी व्यास उसके परम मित्र थे। अच्छा। तो उन्होंने उनको, चूंकि उन्होंने 41 में ग्रेजुएशन कर दिया था पिताजी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो उनको कस्टोडियन ऑफिसर बना दिया। अच्छा। तो 20 या 30 रुपए तनख्वाह थी, जैसी माँ बताती है। तो सुंदर सिंह जी जनसंघ की स्थापना हुई। सुंदर सिंह जी भंडारी ने कहा कि व्यास जी जनसंघ में जाना है, नौकरी छोड़ दो, तो नौकरी छोड़ दी वापस। अच्छा। जनसंघ में चले गए। कानपुर में 51 माहौल में जनसंघ की स्थापना हो गई। 52 का पहला चुनाव लड़ा आहोर से। आहोर से? अच्छा। और सुंदर सिंह जी भंडारी उनके चुनाव भी करता थे। आहोर विधानसभा चुनाव लड़ा उन्होंने, क्या रहा परिणाम? परिणाम तो सबको पता था क्या। अच्छा, फिर लगातार चुनाव लड़े? 52 लड़ा, 57 लड़ा। 57 भी आहोर से विधानसभा लड़ा। अच्छा, नहीं जीत पाए दोनों चुनाव। जनसंघ का प्रचार करना उस समय तो बड़ा मुश्किल, कोई जानता नहीं था। साइकिल और पैदल। ठीक है। तो और बाद में भी चुनाव लड़े उन्होंने? बाद में उन्होंने 72 का चुनाव लड़ा सिरोही से। सिरोही से? अच्छा। सिरोही के चुनाव लड़ने में ये बात हो गई कि सिरोही में कांग्रेस के कैंडिडेट आए थे शांतिलाल कोठारी। तो उन्होंने भैरव सिंह जी को कहा होगा जयपुर में कि मेरे सामने आपको कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा। भैरव सिंह जी ने मजाक में कहा उम्मीदवार तो मैं दूंगा, वो तुम्हारी हालत बिगाड़ देगा। तो सुबह सुबह फोन आया, सिरोही जाके फॉलो कर दो। तो पिताजी के स्वभाव में पकड़ पड़ा था, जेब में पैसे नहीं रखते थे वो। तो जिनके यहाँ फोन आता था वो कांग्रेस के देते थे, भंवर लाल जी चोपड़ा। अच्छा। टैक्सेस की प्रैक्टिस करते थे कि घर के पास में फोन था 57 नंबर का। तो चोपड़ा साहब सिरोही फॉर्म भरने जाना, पैसे दो उनको। उनसे 200-250 रुपए लेकर सिरोही गए, सिरोही फॉर्म भर दिया। फिर भैरव सिंह जी थे रुके वहाँ पे, भंडारी जी आए, और भी कई 2-3 प्रचारक जो पुराने थे उसको लगाया संगठन भी। तो चुनाव यानी चुनाव की दृष्टि से लड़ा गया। 72 का चुनाव? 72 का चुनाव। उस समय तो मेरे हिसाब से आपकी भी आयु 15-17 साल के आसपास हो गई। 72 के चुनाव बाद 17-18 साल थे। आपने प्रचार किया? हाँ, मैं काफी मैं और मेरे जो जिला प्रचारक थे उस समय, प्रताप सिंह जी जो जेल में साथ थे, तो वो 2 जगह देखे थे, सिरोही और जालौर। अच्छा। जालौर में टीकम चंद जी काल थे। तो संघर्ष तो बड़ा गजब रहा, पर कभी सफलता मिली फिर पिताजी को? 77 में चुनाव मैंने बन गए। कहाँ से? सिरोही से। सिरोही से 77 में भी चुनाव लड़ा, जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और पूरे देश में उस समय तो एक कांग्रेस विरोधी माहौल खड़ा हो ही गया था। उसके बाद की क्या स्थिति रही उनके राजनीतिक जीवन की? उसके बाद 80 में चुनाव लड़ा, फिर उसमें हार गए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को चुनाव की राजनीति से दूर करने का प्रयास किया, बल से नहीं हो पाए थे वो, पर फिर भी वो चुनाव की राजनीति से दूर होते गए। 80 के बाद में कोई चुनाव नहीं लड़ा। उनकी विरासत को संभालने के लिए परिवार में कहीं कोई? मेरे परिवार में चुनाव लड़ने में कोई इच्छा रखता ही नहीं है। माता जी कहती तुम्हारे पिताजी ने खूब लड़ लिए, खूब लड़ लिए उन्होंने। अब जो है आप उसकी कल्पना इसको समझिए कि मेरा विवाह जब हुआ था घर में 1 ग्राम सोना नहीं था हमारे पास। अच्छा। उस समय तो चुनाव में पैसा खर्च बहुत होता था, और खैर पैसा खर्च बहुत नहीं होता था। उस समय पैसा था नहीं लोगों के पास, जो था तो कार्यकर्ता के पास तो पैसा था नहीं, और जिस विचार, जिस परिवार, जिस दल के साथ जुड़े हुए थे उसका कहीं बहुत ज्यादा नाम नहीं था, कार्यकर्ता नहीं। मित्र जोगेश्वर गर्ग तो बहुत बड़े नेता बन गए। जोगेश्वर जी है ना, बिल्कुल उनके सचेतक है। मेरा सहपाठी है। अच्छा, आपके साथ पढ़े? उनके पिताजी को मेरे पिताजी राजनीति में लाए थे। अच्छा अच्छा। सर हम सीखो।
मैंने जोगेश्वर जी का भी इंटरव्यू किया है इस सीरीज में। जोगेश्वर जी के परिवार में भी उनका सोना चांदी इस राजनीति ने ही बिकवा दिया था। हाँ, बताया उन्होंने, इंटरव्यू में बात हुई कि पिताजी की बहुत स्थिति जो है वो आर्थिक रूप से हालत खराब हो गई, लगातार चुनाव हारते गए। जो जीतने का प्रश्न था नहीं, उस समय तो जनसंघ की तरफ से तो चुनाव वही लड़ता था जिसको हारने का। उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा, गांव के ठाकुर के सामने जाकर लोग बोलने से डरते थे। बड़ी बात है। अच्छा चलिए वापस आते हैं अपन इस संघ की बात पर। वहाँ जालोर में आपने संघ में काम किया, जयपुर आ गए, पढ़ाई करते हुए जेल में जाना हो गया, फिर किसान संघ में आ गए, 4 वर्ष किसान संघ में काम करना हुआ। उसके बाद क्या स्थिति रही संघ की? उसके बाद में जालोर चला गया। अच्छा, वापस संघ के काम में चला गया। अच्छा, वापस जब अपनी पढ़ाई यहाँ से पूरी हो गई तो कामकाज के बारे में क्या विचार किया फिर आजीविका के लिए? देखिए, मैं LLB पास करके गया था, तो उसकी भी कहानी एक अलग प्रकार की है। सामान्यतः ये माना जाता है कि LLB करने के बाद किसी सीधे वकील के पास रहना होता है, काम सीखने के लिए जाना ही होता है जी। तो मेरे एक गुरु थे कमल विजय जी महाराज, जब सन्यासी थे, तो मेरा उनसे बहुत प्रेम था, उनके वहां जाना पड़ता। बावनवाड़ दूसरी जिले में वहां थे उनका, तो मैं उनके पास गया। तो मैंने कहा बाबू जी की तो उन्होंने जालोर के एक बहुत बड़े वकील साहब के नाम मेरे को पत्र लिख कर दिया। वकील साहब के पास आया, पत्र लिख के, बड़ा प्रसन्न के भी वकील साहब। तो वकील साहब ने कहा कि ऐसा है कि दुष्मत जी मेरे पास फला भी है, कुछ काम करोगे तो दे, थोड़ा बड़ा मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। यानी वो स्पष्ट रूप से तो क्या आ तो जाओ, काम तो सीख लो, पर हाँ देने की चाशनी में घुमा कर बना था। तो मेरे को लगा मेरे इनके पास अपने नहीं रहना, तो इधर महाराज चातुर्मास करने के लिए बिहार करते हैं, पैदल चलते चलते पालतड़ा चले गए गुजरात में। तो मेरा मन यूं खड़ गया, तो मैं ट्रेन पकड़ी अहमदाबाद से वो पालतड़ा पहुंच गया उनके पास। मैं 4 महीने पालता। अच्छा, दिवाली से 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा तेरे घर नहीं चलो। घर जाके मैं करे क्या, मैं क्या आप क्या बैठे हैं, दोनों समय बढ़िया खाना मिल जाता है, इस पर की मिठाई भी मिल जाती है और भोजन भी बढ़िया मिलता है। घर जाके भी बाबूजी करेंगे क्या, तो क्यों? फिर उन्होंने एक प्रश्न किया कि तेरे वकालत में किसी के पास रहना आवश्यक है क्या? निकल नहीं। तो भगवती के भगत इष्ट का भगवती करता है, तो तू जा शुरू कर दे, भगवती तेरा काम करेगी। तो मैं किसी के पास रहा नहीं। अच्छा, सीधे वैसे ही वकालत शुरू कर दिया। आज की तारीख में प्रभु के पास है, जालोर में ठीक मेरा अभी वकालत करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत विचित्र बात कही जा सकती है। जिस तरीके का काम है वकालत का, प्रोफेशनल काम है, और बताया जाता है कि आपको किसी न किसी के साथ रह के काम सीखना पड़ता है, 2-4 वर्ष तो कम से कम लग ही जाते हैं। लेकिन आपका उदाहरण तो एक अलग तरह का उदाहरण है। संघ में फिर आगे जब जालोर में आप चले गए, क्या क्या जिम्मेदारियां रही? जालोर में मैं यदि देखिए कि 82-83 मेरा काम शुरू हुआ, 84 मुझे जिला बौद्धिक प्रमुख बना दिया गया। जिला बौद्धिक प्रमुख बना दिया, ठीक है। अब यहाँ फिर से मेरे मन में वही बात आ रही है, जिले की कार्यकारिणी में आप आ गए, बौद्धिक प्रमुख एक अच्छा खासा काम रहता है, और भी कुछ नहीं तो कम से कम प्राथमिक शिक्षा वगैरह 7 दिन के जो हुआ करते थे। मेरे प्रचारकों ने कहा कि तुमको प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, तुम्हारा शारीरिक ठीक है, तुम्हारा बौद्धिक ठीक है, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। तो कोई प्रथम वर्ष नहीं, कोई प्राथमिक वर्ग नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार मैं साक्षात्कार ले रहा था प्रसिद्ध अर्थशास्त्री S गुरुमूर्ति जी का। उनके साक्षात्कार में भी मेरे को ये बात ध्यान में आई कि संघ विचार उनके भीतर बहुत गहराई तक है, और संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी खूब स्नेह संपर्क, मिलना जुलना बहुत है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये तो तृतीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता होंगे, पर जब उनका साक्षात्कार किया, बात हुई, तो पता लगा कि उन्होंने भी संघ का कोई शिक्षण नहीं किया था। मैंने जो समझा सीखा, जैसे कि किसान संघ के काम के लिए मैं दिल्ली रहा 8-10 दिन तक अड्डेवाला में, तो उस समय बहुराव जी भी थे, तोमल जी ठेगड़ी भी थे, प्रभुदेव जी भी थे, सबसे लगातार चर्चा होती थी। कितने समय रहना हुआ जिला बौद्धिक प्रमुख? लगभग आप देखिए कि 89 तक। अच्छा, उसके बाद तो फिर ये राम जन्मभूमि का आंदोलन आ गया। उसके बाद डॉक्टर जी का शताब्दी समारोह आया, शताब्दी समारोह, उसमें भी जिम्मेदारी पूरे जिले का भार दे दिया। अच्छा, और वो पूरा हुआ। उसके बाद अपने रामशिला पूजन आ गया, उसका पूरे जिले का भार दे दिया।
तो काम और जिम्मेदारी तो लगातार बढ़ती रही, पर प्रशिक्षण वाली बात नहीं रही। अच्छा, उस दौर में किन किन प्रचारकों के साथ में काम करने का अनुभव देखिए रहा? कि मैंने उस समय, पहले मेरे जिला प्रचारक थे प्रकाश जी, जो भाजपा में संगठन मंत्री बने बाद में बाद में संगठन मंत्री बना, जिला प्रचारक रहे जालोर में। जालोर के जिला प्रचारक रहे, वही लोग उद्योग में। हाँ, लघु उद्योग भारती में संगठन मंत्री। विभाग प्रचारक थे मेरे नरमोहन जी, का देहांत हो गया जी। संभाग प्रचारक थे लक्ष्मण सिंह जी। अच्छा, किसी प्रचारक के साथ का कोई ऐसा संस्मरण आपको आज भी याद आता है उस दौर का, कि कोई बात ऐसी कही हो, सुनी हो, कोई प्रसंग ऐसा हुआ हो जो दर्शकों तक जाना चाहिए? हम ये सीरीज इसीलिए चला रहे हैं कि उस दौर के कहानी किस्से हैं वो नई पीढ़ी तक पहुंचे। देखो ऐसा है कि बहुत सी बातें हैं, एक बात हो तो मैं आपको कहूँ जो आपको कुछ विशेष लगे, क्योंकि ये तो पूरी पुस्तक लिखी जा देखो कि ऐसा है कि मेरा हर प्रचारक के साथ अलग अलग प्रकार का अनुभव रहा है। तो कुछ संक्षेप में। जैसे कि सिरोही जिले में उस समय दंगे बहुत हुए हमारे कालखंड में। अच्छा। रामावतार जी जिला प्रचारक थे और दरअंदर जी एक तहसील प्रचारक थे। तो सिरोही में आपस में हिंदू मुसलमान को लेकर के संघर्ष खूब। तो उस समय तक मेरा विवाह नहीं हुआ था, तो मेरे को सब प्रचारक की कैटेगरी में ही लोग रखते थे कि ये तो प्रचारक ही है पढ़ा के, और कई लोग मेरे बाबा भी कहते थे उस समय। कौन से सन की बात होगी? ये 84 से 8, मेरी शादी 91 में हुई है। अच्छा, हाँ, तो 90 से पहले की बातें हैं। उससे पहले की बात है। मोहन ने कहा बधू चलो, चलो अपने क्या, चले गए। जवाल में पुलिस वालों ने रोक दिया। दाढ़ी मेरे उस समय भी ऐसी सी ढंग से रखी थी, वो काली थी, अभी सफेद हो गई है। वो आयु का खैर प्रभाव तो आएगा। तो मैंने कहा क्यों रोक रहे हो, हमको तो गाँव में जाना है, फलाने आदमी से मिलने जाना है। तो आप इस गाँव में, किस गाँव में तो मिलने आए, तो आदमी से मिलेंगे। तो जो अंदर अपने बैठे थे लोग सबसे मिल लिए। उसके बाद एक पिडवाड़ा में 307 का केस बना था। तो सरस्वती जी उसमें बाल प्रचारक थे, मेरे को जब जोधपुर बुलाया कि ये जमानत किसी भी हालत में करवानी है। जमानत कैसे करवानी, 307 का केस और बड़ा गंभीर मामला। तो एक भगवती प्रसाद जी शर्मा थे उस समय वकालत करते थे, बाद में तो अपने झारखंड के चीफ जस्टिस बने और बात, अच्छा, देहांत भी हो गया उनका। उससे मुझको प्रेम था। तो यही बात है, जमानत मैं लगाऊंगा तब तो खारिज करेगा। फला फला जिसकी बेंच है, तो फला वकील के पास चला जाए, वो 30,000 रुपए लेकर कब से करते हैं। ये बात है, सोचिए उस जमाने में 30,000 रुपए बड़ी राशि होती थी। लक्ष्मण सिंह जी का ऐसी बात है। तो लगा 35 ले तो भी दे रहे हैं, जमानत करवानी है। कब 35 किसको कहते हैं, तो नहीं जमानत करवानी है। तो ठीक है, गए वकील साहब से बात की। वकील साहब ने कहा सुबह 3:30 ऑर्डर ले देना। तो वकील साहब 15,000 रुपये अभी दूंगा, 20,000 तो ऑर्डर के बाद दूंगा, पहले दे दूंगा। इनमें मेरे पास पूरे थे, पर मैं उसको नोट को बांट के गया। तो मैंने कहा भाई दी में ऑर्डर दियो, तो पूरे पैसे लग जाएंगे, बड़ी राशि है, और इनसे क्या लेंगे अपन। ठीक बात। तो गया सुबह 2:30 बजे, मॉर्निंग कोर्ट थे। वकील साहब आए, वकील साहब आपका ऑर्डर मुझे लेके आ रहा है। तो मैं कहा सर, मुंशी के हाथ से ऑर्डर लिया, 500 रुपये उसको दिए, 20,000 को दिए। आके तो बताया, तो अब के दोनों को लेके जाओ जो सुरई। दरअंदर और अवतार जी वही थे जी, लेके आया, सुरई में कोर्ट में लाया। तो हंसराज जी भी इनको लाए कि गिरफ्तारी है, तो मैं क्या गिरफ्तार कर लेंगे पुलिस वाले। अरे मेरे जेब में ऑर्डर पर बता दी ना, एंटीसिपेट टिक रहा है। तेरा गिरफ्तार कर लेंगे, बधू जी क्यों लाए? मैं लाए मैं कि गिरफ्तार होने दो, आज तुम्हें कि जलसा निकालना है इनका सबका। इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। बाकी लक्ष्मण सिंह जी के साथ तो मेरे कई प्रकार के संस्मरण है। बताइए जरा। किसान संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ कोटा में, उसका हिसाब किया अपने। दिसंबर में अधिवेशन हुआ था, हिसाब करने के बाद उसका बचा हुआ पैसा वैसा सारा एक अटैची टाइप अटैची भरा, और सुबह नयापुरा कार्यालय से रवाना हुए थ्री व्हीलर में बैठ करके। अटैची लक्ष्मण सिंह ने पाम में रखी और ध्यान रानी अटैची उस टाइम कहाँ गिरी हमको पता ही नहीं। पता ही नहीं। बस टायर में अटैची का मुझे क्या पता, आपको दी थी।
तो मेरा कब दी कि अकेले से बैठती है आपके हाथ में ली तो मुझे अब वापस गए साहब। अच्छा। वो तो मैंने कहा आप बैठो पे कि मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ पे कि मिल जाएगी। उसने बोटे चिप मिल गई। अच्छा। उसमें का टाइम था 5 बजे का, सब्जियों का मौसम था, लोग थे नहीं लेके आते मिल गया। बाकी मिल नहीं तो चाह भी सकती थी। आपके जीवन पर कौन कौन से ऐसे प्रचारक रहे जिनका विशेष प्रभाव आपको देखिए महसूस कि होता हो? मेरे जीवन पर एक का नहीं पड़ा, कईयों को, जैसे किशन भैया घर पर पहले आते रहते थे बचपन में, तो के बाद प्रचारक थे जी। एक गोपीचंद जी थे हमारे यहाँ प्रचारक, उनसे भी मेरा नाम धर्मों से बहुत संबंध रहा। कोई गृहस्थी कार्यकर्ता भी ऐसे ध्यान में आते हैं? क्योंकि प्रचारकों के साथ तो ठीक है मिलना जुलना रहता ही है, उनका प्रवास होता है। गृहस्थी कार्यकर्ता जहाँ हम काम करते हैं वहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, लगातार नित्य गृहस्थी कार्यकर्ता में जैसे कि एक वादुबल जी सिद्धि है, अच्छा, नगर कार्यवाह है। एक द्वारकेश जी जोशी है जो पहले जिला कार्यवाह थे वहीं जालोर में। अब तो उदयपुर रहते हैं। बाद में मेरे साले भी बन गए बड़े। अच्छा। कि बुआ की बेटी, मामा की बेटी, पहले से मेरी शादी हो गई। और मोहन जी परमार है जो भी बाद में जिला संचालक भी बने। इन लोगों में से भी किसी का कोई ऐसा संस्मरण ध्यान में आता है जो प्रेरणादायक रहा हो? कभी कुछ ऐसा आपको लगा हो कि यानी सभी लोगों ने जो काम किया था उसमें अपने परिवार का मोह छोड़कर काम किया, बोल बात नहीं है। परिवार का मोह छोड़ के विषम परिस्थितियां थी और विपरीत परिस्थितियां थी। जी सरकारी नौकरी में थे, उनका बाड़मेर से ट्रांसफर भी इसी कारण से हुआ था, जालोर में को किसा का बचत थे। और यहाँ आने के बाद उन्होंने जिला कार्यवाह का दायित्व लिया, उन्होंने फिर काम किया और फिर काम किया। अच्छा, किसान संघ में काम करने का 4 वर्ष का आपका अनुभव रहा, बाकी फिर संघ में काम करने का अनुभव रहा। दोनों में ज्यादा अपने आप को सहज कहाँ आप महसूस करते हैं? देखिए काम कहीं भी है सहज है, काम में कोई विषमता नहीं होती है, पर हर काम की प्रकृति अलग अलग। प्रकृति है। तो आपके मन के अनुकूल ज्यादा कौन सा लग रहा था, कौन सा ज्यादा निकट आपको लगता था? मेरे लिए किसान संघ का काम भी कोई ऐसा प्रतिकूल नहीं था, क्योंकि मैं खेती किसानी को आज भी जानता हूँ। दोनों कामों में आपको खूब आनंद है। अच्छा चलिए बात ये करेंगे कि वकालत की भी बात हो गई, जो जानकारी मेरे को आपके संदर्भ में, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपने काम किया, तो वकालत से फिर पत्रकारिता की ओर कैसे पहुंचना हो गया? लेकिन पत्रकारिता परिवार के स्वभाव में है। जैसे कि पिताजी आए जनसंघ से जुड़े, तो संघ का एक संगठन था हिंदुस्तान समाचार। हाँ, हिंदुस्तान समाचार था ना। श्याम जी आचार्य एक दौर में काम करते थे। श्याम जी आचार्य थे, दादा आपटे थे अखिल भारतीय स्तर पर। तो पिताजी उससे जुड़े हुए थे हिंदुस्तान समाचार से। और वो स्वयं भी एक साप्ताहिक अपकार निकालते थे पहले, करसड़ी नाम से। किस नाम से? करसड़ी। करसड़ी। करसड़ी क्या अर्थ होता है इसका? खेती। अच्छा, किसानी खेती, उसका एक तरीके से देसी शब्द हो गया। देसी शब्द करसड़ी। तो वो भी था। अच्छा, तो वो था। फिर पत्रिका वाले अपने प्रशांत कोठारी और भगवान दास वो थे, भगवान साय जी, तो उनका जो पहले संवाददाता था उससे वो निराश हो गए थे। अच्छा, तो उनको कटाना था। वो पीआर ऑफिस में वैसे ही बैठा था, कई बार जाते थे मिलने के लिए, जयप्रकाश जी शर्मा थे तो उनसे परिचय था। तो पूछा हमको आज भी बताओ, आज जी हाँ भरते हो तो ले लो इनको। तो मेरे को उन्होंने बात की, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कितना टाइम लोगे, टाइम पे लगा लेंगे, टाइम काम ही तो करना क्या है। राजस्थान पत्रिका में काम करना हुआ कब से कब तक? अब ये बात है कि 91 से लेके 99 तक। 99 के विधानसभा चुनाव के समय से छोड़ दिया लास्ट। फिर उसके बाद सीधे किसी अखबार से फिर मैंने कुछ समय तक महानगर से जोड़ के रखा था मेरे गोपाल जी ने। अच्छा, महानगर में कब से कब तक जुड़े? यहाँ नहीं रहा, जालोर भी रहा, खाली वहां से कुछ समाचार भेजते होंगे आप? ये सारी मेरी मित्र मंडल थी, गोपाल जी, प्रदीप जी वगैरह सारी मेरी। अच्छा, ये जो आपका 91 से 99 तक का कालखंड रहा पत्रकारिता का, संघ में भी लगभग इस दौर में प्रचार विभाग प्रारंभ हो गया था, तो इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं हुआ या किसी कार्यकर्ता ने चर्चा नहीं की प्रचार विभाग के साथ? नहीं, कोई चर्चा मेरे सामने नहीं।
संघ में प्रचार विभाग काम करता है, उसकी जानकारी तो आपको होगी। आज भी है उस वक्त। पहले एक दौर में कहा जाता था संघ प्रसिद्धि परांग मुक्ता पर काम पहले करता था। प्रचार विभाग नहीं होता था, प्रचारक विभाग होता था। हाँ, प्रचारक विभाग होता था। प्रचारक तो खैर अभी भी है ही, प्रचारक प्रमुख होता था। प्रचारक प्रमुख अभी भी होते हैं, लेकिन अब प्रचार प्रमुख भी होते प्रचार प्रमुख होता हैं। है ये तो परिवर्तन जो हो गया है, पर प्रमुख भी है। वो देखिए समय की आवश्यकता है। किसी कालखंड में इसकी आवश्यकता नहीं थी, अब वर्तमान में इसकी आवश्यकता है। निश्चित रूप से संघ को जो लोग जानते हैं, देखते हैं, नजदीक से समझते हैं, वे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि संघ में ये एक बहुत बड़ी बात रही है, जब जिस चीज की आवश्यकता महसूस होती है उस पर विचार करने से, उसमें परिवर्तन करने से किसी प्रकार की हिचक नहीं होती। एक दौर में संघ के कार्यकर्ताओं के लिए कहा जाता था प्रसिद्धि परांगमुख होते हैं, अर्थात प्रसिद्धि से बहुत दूर रहते हैं, पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले लोग होते थे। लेकिन जब समय काल परिस्थिति के अनुसार लगता है कि अच्छे कार्य जो हो रहे हैं उनकी समाज में चर्चा भी होनी चाहिए, और इसी भाव से प्रचार विभाग का भी काम शुरू हुआ। और मेरे को ध्यान आता है, हमने एक बार पाथेगण के संस्थापक संपादक श्रीमान कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी का साक्षात्कार किया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि राजस्थान में संघ का जो जागरण पत्रक, जागरण पत्रिका पाथेगण के नाम से जो प्रकाशित होती है, वो इसलिए शुरू नहीं की गई थी कि उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समाचार आएंगे। वो पत्रिका इसलिए शुरू की गई थी कि समाज में जो सकारात्मक और अच्छी चीजें, जो समाज को प्रेरणा देने वाली जो चीजें हैं, वे समाचार उस पाथेगण में प्रकाशित किए जाएंगे। तो संघ के नए कार्यकर्ताओं के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जागरण पत्रक, पत्रिकाएं इसलिए नहीं होते हैं कि संघ के समाचार आए, इसलिए होते हैं कि समाज के सकारात्मक समाचार, जिनसे समाज में एक उत्साह का वातावरण बने, इस प्रकार के समाचार आए। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि लंबे समय तक संघ में शाखाओं में जो गणवेश नेकर हुआ करता था, पिछले कुछ वर्षों में बदल के वो पैंट हो गया है। इसको लेकर तो बहुत से जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने, उनके मन में छटपटाहट भी रही। अभी बीच में राम माधव जी का एक साक्षात्कार आया था, क्या होगा जी, देखा सगे में बिना विचार के कोई बात होती नहीं। देखा इस पर भी 5 साल तक कम से कम विचार चला, 5 वर्ष तक विचार हुआ होगा जी। और उनका ये 5 वर्ष का आकलन कब है? सामान्य रूप से इस पर मोटे मोटे रूप में चर्चा 84-85 प्रारंभ हो गई थी कि डेकर की जगह पेंट लाए कि नहीं लाए, लाए कि नहीं लाए, लाए कि नहीं लाए। यानी कई लोगों को दिक्कत पहनने से थोड़ा सा पटापट महसूस हो रहा था। साइम शाखाओं में भी बहुत दिक्कत होती थी, शहरों में तो लोग कहते थे कि ऐसा ऐसा नेकर पहन के जाएंगे, आधी चड्डी पहन के घूमते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये चर्चा यानी लंबे समय तक चली है जी। अखिल भारतीय कार्यकारिणी तो 5 साल विचार की अलग बात है, पर आपस के संवाद में ये चर्चा बहुत लंबे समय तक रही। और रहा सवाल प्रसिद्धि पराग मुक्ता वाली बात, तो प्रसिद्धि आज भी प्रचारक या शोषक नहीं चाहता है। आज भी वो काम के प्रति लालायित है। अब काम करते करते समाज को ये ध्यान पड़ जाए कि यह काम ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इतना उसका प्रयास है। बाकी उस काम का श्रेय उसको मिल जाए, ये अभी तक प्रयास नहीं है। संघ की जो एक प्रकार से हम कहें पहचान, वो संघ के कार्य से होती रही है। और जिस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, जिस दौर में केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों के माध्यम से ही बातें पहुंचती थी, उस समय केवल और केवल संघ को चरित्र निर्माण की पाठशाला कहा जाता था, संघ को संस्कारों की स्थली कहा जाता था। इस दौर में जब मीडिया भी बहुत हावी है, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि संघ को भाजपा के साथ भी जोड़कर जिस तरीके से देखा जाता है, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ खासतौर पर क्योंकि आपके परिवार में तो राजनीति का भी माहौल रहा है, संघ का काम भी आपने किया है। संघ और राजनीति, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? पहले क्या था, आज क्या है? देखिए, पहले और आज में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो पहले था वही आज है, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं। पहले दिखता नहीं था, अब दिखने लग गया है। पहले ये कि चर्चा नहीं थी, आज चर्चा है। और इसका कारण सोशल मीडिया मानते हैं या कुछ और मानते हैं? नहीं, इसका कारण ये है कि पहले इतने प्रचारक या संघ के शोषक जीतते नहीं थे। अब चुनाव में देश का दृश्य बदला है, तो संघ के लोग ज्यादा जीत रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है आरएसएस राजनीति को प्रभावित कर रही है। अरे पहले चुनाव लड़ते थे, हार जाते थे, जमानतें जब्त होती थी हमारी, तो उस वक्त भी तो कोई देखता है। चुनाव तो अभी लड़ रहे थे, उस समय भी, आज भी अभी लड़ रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं लगता अब? क्या, कैसे परिवर्तन? मैं बताऊँ कि 52 में जब चुनाव लड़ा तो मेरे पिताजी संघ के शोषक थे। आज जोगेश्वर जी जीते तो संघ के शोषक है, गुलाब जी राज्यपाल बने संघ के शोषक है, ओम जी राज्यपाल बने संघ के शोषक है।
ये लोग 52 में होता तो ये भी हारते। आपने जोगेश्वर जी की बात की, मैंने उनका साक्षात्कार किया तो उसमें एक प्रसंग आया इस तरह का कि जोगेश्वर जी जब चुनाव जीत के विधायक बने तो उनके साथ ही 2-3 विधायक और थे जो संघ पृष्ठभूमि से आते थे, तो उन्होंने ये विचार किया एक बार कि जो स्वयंसेवक विधायक हैं उनका कोई कोटा बैठक की जाए, हाँ उनका एक कोई कार्यक्रम करें जिससे पता लगे। और उसका विरोध हुआ भयंकर। और हाँ, जब उन्होंने ये संघ के प्रचारकों से बात की तो वहां मना किया गया। कोई अलग थोड़ी किसी ने। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज अधिकतर टिकट उन लोगों को मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है जी, टिकट उनकी राजनीतिक योग्यता से मिलते हैं कि तो उनका संघ से संबंध है, विद्यार्थी से संबंध है, विश्व हिंदू परिषद से संबंध आया है, तो लोग कहते हैं संघ का हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप नहीं है, कार्य का विस्तार होने से समाज में लोगों से संपर्क और जुड़ाव अधिक हुआ है। तो विश्व संघ के से जीत कर आए तो संघ का, बाकी पहले भी संघ वाले ही खड़े हो रहे थे। नहीं, लेकिन राजस्थान की राजनीति तो आपने भी बहुत नजदीक से देखी होगी। यदि इस बात पर हम थोड़ा सा और इसको विस्तार दें तो आपने वो दौर भी देखा होगा जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, विपक्ष की नेता थी, और बार बार में समाचार आते थे कि 65 विधायकों को ले जाकर दिल्ली में परेड करा दी गई। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में, खासतौर पर भाजपा की राजनीति की हम बात करें तो उसमें संघ निष्ठ विधायक और दूसरे व्यक्तिनिष्ठ विधायक, इस प्रकार का विभाजन तो दिखता ही था। देखिए कि मीडिया की खबर के लिए तो आज भी ये बात कही जा सकती है, और खबर कैसे बनती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आप भी मीडिया पे, मैं भी मीडिया बनाऊंगा जी। और खबर को किस तक से अपन घुमा सकते हैं, इससे पुण्य प्रसून वाजपेयी आज भी रोज सरकार गिरा देता है जी। और रोज एक बार नायडू समर्थन वापस ले लिया, नीतीश ने ले लिया हो, तो ये सारी चर्चाएं तो मीडिया के ऊपर बेस्ड होती है। और सोशल मीडिया में, चूंकि यूट्यूब हर एक के पास पे आज की तारीख में, तो 65, 25, 35, 45 राज्य, वो सारी चीजें बहुत सरल है। अब इस पे सत्य की तरह है, राजनीति में सत्य का संबंध परिणाम से होता है। बिना परिणाम के आप सत्य को नहीं पकड़ सकते, तो जब परिणाम में तो कुछ है नहीं। और राजनीति में आने वाला व्यक्ति देवता ही होगा, ये कल्पना नहीं करनी चाहिए, वो मनुष्य है। ये एक बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है, और गहरे व्यक्ति ही ऐसी गहरी बात कह सकते हैं। बात कर रहे हैं मधुसूदन जी व्यास से। लंबा अनुभव, लगभग 6-7 दशक का इनका अनुभव संघ विचार के साथ में काम करने का। इतना जो बड़ा अनुभव हो गया है, लगभग 65 वर्ष हो गए हैं आपको संघ विचार के साथ में, एक यात्रा चल रही है। क्या महसूस करते हैं, कितना परिवर्तन हो गया है? किस पे? कार्यशैली में? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आज भी संघ संस्थान करके शाखा लगेगी, और संघ विकिर करके तो प्रणाम के बाद ही शाखा बिकेगी। ये तो पद्धति वाली बात हुई। लेकिन बहुत से लोगों से जब बात होती है, पुराने लोगों से, तो एक बात ये भी निकल कर आती है कि पहले जितना संपर्क होता था, आज कहीं ना कहीं भागदौड़ में या कार्य के विस्तार के कारण वो कम हो गया है। जो सहज संपर्क था, लगातार मिलना जुलना था, वो बहुत से काम मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज से होने लग गए। देखिए कि हर कालखंड की अपनी अपनी परिस्थिति रही है और रहेगी। प्रारंभ में जब काम था तो पूजनीय गुरु जी प्रत्येक पत्र का जवाब देते थे। पूजनीय बाला साहब देवस्थान ने कुछ समय तक उस परंपरा को प्रारंभ रखा, बाद में वो परंपरा टूटी। किंतु कि सरसक चालक संवाद नहीं करना चाहता है, ये कहना गलत हो जाएगा। संवाद, चर्चा और संपर्क तीन ही संघ कार्य का आधार है। अब पहले मैं घर जाकर सूचना देता था, अब मुझे 100 लोगों को सूचना देने का कार्य का विस्तार हो गया, तो मैं 100 लोगों के घर जाऊंगा तो 5-5 मिनट प्रत्येक को देने होते हैं। नहीं तो कार्यकर्ता भी तो बढ़े हैं। तो ऐसा कि एक आदमी के पास 100 लोगों को सूचना देने का दायित्व है, तो 500 मिनट लगेंगे उसको। वो 500 मिनट का काम भी वो 50 मिनट में कर लेता है। इसे अति सकारात्मकता नहीं कह सकते? नहीं, ये आरोप लगाया जा सकता है सहज भाव से, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो दे रहा है ना, उसकी पीड़ा और परिस्थिति को आप समझिए। उसका परिवार है, उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी भी है,
अब यही काम उसको 10 लोगों को कहना था, मोहल्ले के लोगों को सुविधा दे, व्यक्तिगत तौर से। किंतु कार्य के विस्तार के साथ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का जो लक्ष्य है जी, उस लक्ष्य में फासला छोटा करने की या दूरी छोटा करने के सारे प्रयास होते हैं, और ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करेगा। चलिए, बहुत बड़ा सुदीर्घ अनुभव है आपका, बहुत लंबी चर्चा भी हो सकती है, लेकिन ये जो 65 वर्ष का जो कालखंड संघ के साथ का आपका रहा है, उसमें सर्वाधिक याद रखने वाली कोई बात, कोई घटना आपको ध्यान में आ रही है? सारे दिन याद रखता है, कोई एक विशेष की जो लगता है, पूरा जीवन संघ में है, एक दिन भी ऐसा नहीं जिसको याद नहीं किया जा सके। नहीं, जैसे कोई विशेष अनुभव रहते हैं, आपातकाल के समय जेल गए, किसान संघ में काम किया, रामशिला पूजन का कोई कार्यक्रम हुआ, कोई समाज के साथ किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा अनुभव आपको लगा हो कि ऐसा अपने को तो कोई टकराव हुआ किसी से ना लगा हुआ। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ, संघ का काम करने का मतलब है कि आपको अपेक्षा नहीं करनी है, जिससे आप पे उपेक्षा का कोई पीड़ा ही नहीं आएगी। यदि अपेक्षा के साथ काम करेंगे तो उपेक्षा की पीड़ा का भार। मधुसूदन जी, व्यास से चर्चा हो रही है और इनके विचारों से, इनके भावों से तो ये लगता है कि हर्ष में हंसता नहीं और शोक में रोता नहीं है, राष्ट्र मंदिर का पुनः निर्माण करना है हमें। तो ठीक, इस गीत की जो पंक्तियां हैं, ऐसा ही भाव इनमें महसूस हो रहा है। चलते चलते हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, क्या संदेश उनको आप देना चाहेंगे संघ के शताब्दी वर्ष में? खासतौर पर नए जो स्वयंसेवक जुड़ रहे हैं संघ के साथ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि काम के मर्म को या पीड़ा को समझ करके उस भाव को हृदय में जागृत करके काम करेंगे तो काम में चलते रहेंगे। और किसी अपेक्षा से आए, आशा से आए कि भाई आपको सत्ता में कुछ मिलेगा, तो निराशा हो सकती है। बहुत बड़ी बात कही है कि आप यदि संघ में किसी अपेक्षा से आ रहे हैं तो फिर आप परेशान हो सकते हैं, और चर्चा में भी आया कि आप अपेक्षा नहीं रखेंगे तो उपेक्षा भी नहीं होगी। मुझे याद आता है ठीक इसी तरह की बात सरसंघ चालक मोहन जी भागवत अनेक अवसरों पर कहते हैं कि जो व्यक्ति संघ से जुड़ने का विचार करता है, संघ में आने का विचार करता है, वो ये सोचकर आए कि यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके पास जो कुछ है वो भी आपको देश और समाज के लिए देना पड़ेगा। तो ये जो देने का भाव है, ये जिसके मन में आए वही संघ के साथ चल सकता है, वही संघ के साथ जुड़ सकता है। जो व्यक्ति किसी अपेक्षा से आएगा कि मैं संघ में जाऊंगा तो वहां से ये लेकर आ जाऊंगा, उसे निराशा ही मिलने वाली है। और संघ के कार्यक्रमों में, बहुत से गीतों में ये कहा ही जाता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। सब कुछ समर्पित करने का जो भाव है, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, कुल मिला के देश और समाज के लिए जो काम करने की बात है, वही भाव, वही विचार, वही संघ का विचार, वही भारत का विचार, वही भारत की जीवन पद्धति। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कनें, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये विचार इस देश के नौजवानों में बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे। व्यास जी, आप पधारे स्टूडियो में, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ जिनके परिश्रम से बढ़ा है संघ। बहुत बहुत धन्यवाद।